बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर के चैप्टर 19 और 20 के टेस्ट की डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, विच इज़ व्हेन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्राम हायर ऑर्बिट इनटू फर्स्ट ऑर्बिट द सेट ऑफ लाइंस एमिटेड फॉल्स इन। तो जब भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से पहले शेल में ट्रांजिशन करके आता है, फर्स्ट शेल, तो जो लाइंस एमिट होती हैं यानी जो वेवलेंथ्स एमिट होती हैं वो मालूम करने के लिए आप लाइमन सीरीज़ इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ 1/λ इज़ इक्वल टू RH 1/1² माइनस 1/n²। ये जो 1/1² है ये वो शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और ये 1/n², nth शेल वो होता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके आ रहा है। ठीक है जी। सेकेंड एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट इनटू फिफ्थ ऑर्बिट। अच्छा, अब आपने ऐसी सीरीज़ ढूंढनी है कि जिसमें 1/5² माइनस 1/n² आए, क्योंकि ये 5 उस शेल को इंडिकेट करता है जिसमें इलेक्ट्रॉन आता है। तो ये जो सीरीज़ है इसको पी फंड सीरीज़ कहते हैं। तो आंसर आपका कौन सा है? आंसर आपका आ गया चार्ली। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं थर्ड एमसी की तरफ। एक्स रेज, गैमा रेज एंड अल्ट्रा वायलेट रेज आना था कैन बी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ्स। अच्छा, अगर आपको 7 विजिबल कलर पता हैं तो उन कलर्स के ऊपर अल्ट्रा वायलेट का नंबर है, उसके ऊपर आती हैं एक्स रेज एंड देन गैमा रेज। ठीक है जी। अब वेवलेंथ नीचे को बढ़ती है, यानी रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। तो आप देखें असेंडिंग ऑर्डर में क्या अरेंज करनी चाहिए आपको, कि सबसे शॉर्टर वेवलेंथ की हैं गैमा रेज, उसके बाद आती हैं एक्स रेज और उसके बाद अल्ट्रा वायलेट। ये 3 का जो ऑर्डर है आपने सेट करना है। तो आंसर क्या है आपका? चार्ली। उसके बाद फोर्थ एमसीक्यू जी, द वेवलेंथ ऑफ लेज़र बीम प्रोड्यूस बाय हीलियम नियॉन लेज़र। हीलियम नियॉन लेज़र जो वेवलेंथ प्रोड्यूस करती है वो 632.8 नैनोमीटर है, जो कि रेड कलर की लेज़र है। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज इज़ अ रिवर्स फिनोमिना ऑफ। ये लाहौर बोर्ड में 2 मरतबा एमसीक्यू आ चुका है। पहली मरतबा आया था 2010 में, और इसका कोई ऑप्शन भी ठीक नहीं थी, तो उस साल ग्रेस मार्क्स मिले। नेक्स्ट ईयर ये ठीक करके आ गया था। तो एक्सरेज जो हैं इसका रिवर्स इफ़ेक्ट जो है वो फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है। अच्छा, ये कैसे? अगर आप गौर करें तो एक्सरे प्रोडक्शन में आपने इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवानी होती है किसी हैवी एलिमेंट के ऊपर। इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवा के आप हासिल क्या करते हैं? फोटॉन्स, एक्सरे फोटॉन्स। ठीक है, ये एक्सरे प्रोडक्शन की। इसका रिवर्स इफ़ेक्ट क्या है? फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, जिसमें आप फॉल करवाते हैं फोटॉन्स। ठीक है, फोटॉन्स फॉल करवा के किसी मेटल पे, तो वहाँ से एमिट क्या करवाते हैं? इलेक्ट्रॉन, जिनको आप कहते हैं फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। एक एनोड होता है, एक मेटल का कैथोड जिसको फोटो सेल कहते हैं आप। फोटॉन्स फॉल करवा के तो यहाँ से एमिट क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक दूसरे का रिवर्स फिनोमिना है, एक्सरे प्रोडक्शन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बाद छठा एमसीक्यू है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज़ वैलिड इन। अच्छा, जब जहाँ तक बात है ना वैलिड की, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उन यूनिवर्सल लॉज में से है। फिज़िक्स के तो लॉज हैं ही, उन यूनिवर्सल लॉज में से है जो हर जगह एप्लीकेबल है। 4 लॉज मैं अक्सर बच्चों को बताया करता हूँ जो कभी वायलेट नहीं होते, जो नेचर के लॉज हैं, वो आपको भी बताता चला जाऊँ, इनकी वायलेशन कभी नहीं होती। उनमें से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है, उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। इनकी वायलेशन ही कभी होती है। तो जहाँ तक वैलिड होने की बात है तो आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज। अच्छा, वैलिड के अलावा बाज़ का वर्डिंग यूज़ की जाती है कि फ्ला प्रोसेस इज़ बेस्ड अपॉन।
तो फिर जैसे वो था बर्नौलीज इक्वेशन इज़ बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो बेस्ड अपॉन कुछ और चीज़ है, और वैलिड लॉ ऑफ कंजर्वेशन वैलिड, ये जो एनर्जी है ये वैलिड तो हर जगह है, पर ये बेस हर एक की नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं 7वें MCQ की तरफ। एवरी मोशन इज़ रिलेटिव, रेस्ट मोशन ये रिलेटिव स्टेट्स होती हैं, यानी मैं अगर किसी के लिहाज से मोशन में हूँ तो ज़रूरी नहीं कि सब के लिहाज से मोशन में हूँ, किसी के लिहाज से मैं रेस्ट में होऊंगा, किसी के लिहाज से मोशन में। द रेस्ट मैस ऑफ फोटॉन, फोटॉन का रेस्ट मैस ज़ीरो होता है। पहली बात तो ये फोटॉन जो है वो रेस्ट में कभी भी नहीं होता, इसकी जो स्पीड है हमेशा स्पीड ऑफ लाइट है, इसलिए ये मैस तो तब भी इसका नहीं होता, मोशन के दौरान भी इसका मैस नहीं होता, क्योंकि ये पैकेट ऑफ एनर्जी है। लेकिन ये कहा जा सकता है E=mc² के मुताबिक कि ये जो एनर्जी है फोटॉन की ये मैस में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन अगर आप बात करें एट रेस्ट, तो जब फोटॉन रेस्ट में है तो ना तो उसके पास कोई एनर्जी होगी और ना ही उसका मैस होगा। इसका मतलब क्या है कि उसका रेस्ट मैस जो है वो ज़ीरो है, ठीक है जी। इसके बाद द प्रोसेस ऑफ इजेक्शन ऑफ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटेलिक सरफेस बाय द अब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन्स, किसी मेटल सरफेस से आपने क्या निकाले हैं, इलेक्ट्रॉन्स, फॉल क्या करवाना है, फोटॉन, यानी फोटॉन्स फॉल करवाने हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने। तो इस इफेक्ट का नाम क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो आपने डिटेल से पढ़ा है, जिस पे आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला था। उसके बाद है प्रोसेस रिवर्स टू द पेयर प्रोडक्शन इज़ नोन एज, पेयर प्रोडक्शन का रिवर्स प्रोसेस है एनिहिलेशन। पेयर प्रोडक्शन में एक फोटॉन जाता है गैमा रे का और एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। एनिहिलेशन में ये रिवर्स होता है कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जाके वापस फोटॉन बनाते हैं, लेकिन दो गैमा रे फोटॉन बनते हैं। उसके बाद है जी 11th MCQ, अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ फोटॉन डिपेंड्स अपॉन, एनर्जी जो है वो कहनी चाहिए फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, क्योंकि आपने एनर्जी का एक फार्मूला पढ़ा है HF, ठीक है, या फिर Ahc/λ। अगर वेवलेंथ होती तो भी आंसर ठीक कहा जा सकता था। तो इन ऑप्शन में आंसर बीटा। इन नेक्स्ट MCQ है, इन 1905 dash proposed that the packets or bundles of energy are integral part of all electromagnetic radiations। अच्छा, 1905 में आइंस्टाइन वो साइंटिस्ट था जिसने कहा कि जो पैकेट्स हैं एनर्जी के, जो फोटॉन्स कहलाते हैं, वो तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का लाजमी जुज़ हैं, यह आइंस्टाइन ने कहा था। नेक्स्ट MCQ है लास्ट, फॉर एक्साइटेशन द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन शुड बी डैश टू और देन द रिक्वायर्ड एनर्जी डिफरेंस। अगर तो आपने एक्साइटेशन करनी है तो एनर्जी जो है फोटॉन की वो एग्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए रिक्वायर्ड डिफरेंस के, ना उससे ज़रा ज़्यादा ना उससे ज़रा कम। मसलन हाइड्रोजन है, उसके पहले शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है -13.6, नेक्स्ट शेल में होती है -3.4। अब दोनों शेल्स का जो डिफरेंस है वो कितना है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपके भेजे गए फोटॉन के पास एनर्जी एग्जैक्टली इतनी होनी चाहिए तो एक्साइटेशन होगी, ठीक है। आयोनाइजेशन के लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं, आयोनाइजेशन के लिए एनर्जी ज़्यादा भी होगी तो चलेगी, पर एक्साइटेशन के लिए आपको दो शेल्स के एनर्जी डिफरेंस के एग्जैक्ट एनर्जी का फोटॉन भेजना पड़ेगा, वरना एक्साइटेशन नहीं होगी। अच्छा, वो दो शेल जो हैं वो पहला और दूसरा भी हो सकते हैं, पहला और तीसरा भी, पहला और चौथा भी, एंड सो ऑन। कोई से दो शेल जिनमें आपने एक्साइटेशन करनी है, उनके दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है उसको आपने मद्देनज़र रखना है। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच फोटॉन रेड, ग्रीन और ब्लू कैरीज द मोस्ट एनर्जी एंड मोमेंटम। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक एनर्जी का फार्मूला भी आपके सामने है और मोमेंटम का फार्मूला भी आपके सामने है, दोनों को वेवलेंथ से रिलेट किया है। अगर आप सातों कलर्स जानते हैं, जैसे मैंने पहले भी बनाए थे, वेवलेंथ नीचे को बढ़ती है, तो इन कलर्स में जिस कलर की वेवलेंथ मिनिमम है, जिसकी वेवलेंथ कम से कम होगी, मोमेंटम भी उसका ज़्यादा होगा, और जिसकी वेवलेंथ कम होगी एनर्जी भी इसी की ज़्यादा है। तो इन कलर्स में वेवलेंथ सबसे कम ब्लू की है,
So blue color has most energy and momentum as well. Next question है जी second, what happens to total radiation from a black body if its absolute temperature is halved? अच्छा, आपकी बुक में यही शॉर्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि व्हाट हैपन्स टू टोटल रेडिएशन फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी इफ़ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज़ डबल्ड। यहाँ डबल्ड की बजाय हमने क्या कर दिया है, हाफ। तो आपने जो रिलेशन देखा है बोल्ट्जमैन लॉ जो कहलाता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, E इज़ इक्वल टू सिग्मा टी पावर 4। इसमें T केल्विन टेम्परेचर है, यानी आप टेम्परेचर जितने गुना करेंगे एनर्जी जो है उसकी पावर 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप गौर करें कैलकुलेशन पे, तो अगर आप टेम्परेचर हाफ़ कर दें तो उस हाफ़ की पावर 4 करें वो 1/16 आएगी। तो इसका मतलब जो नई एनर्जी होगी वो पहले वाली एनर्जी से 16 टाइम्स कम हो जाएगी। टेम्परेचर को हाफ़ करने से ये इफ़ेक्ट आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, वी डू नॉट नोटिस द डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर अ पिच्ड क्रिकेट बॉल, वाई? कि क्रिकेट बॉल के लिए हम डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑब्जर्व क्यों नहीं करते? स्टूडेंट्स, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है? डी ब्रोगली ने कहा था कि जो पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल जो हैं ये भी वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं। पार्टिकल्स कैन आल्सो हैव वेव नेचर, लेकिन शर्त ये है कि पार्टिकल्स क्या होने चाहिए, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन एटम, हीलियम एटम। और दूसरा क्या है, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। स्लो स्पीड पे मूव करते पार्टिकल्स वेव नेचर शो नहीं कर सकते। जैसा कि आप फार्मूला देख रहे हैं, तो इस फार्मूले के मुताबिक जो मैस कम होना चाहिए। अब जो क्रिकेट बॉल है उसका मैस है ज़्यादा, तो वेवलेंथ उसकी इंतहाई कम है। आपकी बुक में ना ये कैलकुलेट भी की है, जो गालबन आती है समथिंग इंटू 10 रेज़ टू द पावर -34 मीटर। अब ये -34 मीटर इतनी शॉर्ट वेवलेंथ है कि ये कैलकुलेट नहीं की जा सकती, डिटेक्ट नहीं की जा सकती, ऑब्ज़र्व भी नहीं की जा सकती। तो हम कहते हैं कि जो क्रिकेट बॉल है ये वेवलेंथ, ये वेव नेचर शो ही नहीं करती। ठीक है जी, तो स्मॉल ऑब्जेक्ट जो हैं वो वेवलेंथ, ये वेव नेचर शो करेंगे। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, इज़ एनर्जी कंजर्व्ड व्हेन एन एटम एमिट्स अ फोटोन ऑफ लाइट? पहली बात तो ये मैंने आपको बताई थी कि बेसिक लॉज ऑफ नेचर में से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये हमेशा एप्लीकेबल होता है, वैलिड होता है, कभी वायलेट नहीं होता। तो पहले तो आप सिंपल सा आंसर ये दे सकते हैं। अब दूसरी रीज़न है कि आपने लॉजिक बतानी है, जो दूसरी बात आपने बतानी है वो लॉजिक। अब लॉजिक क्या है, आप जब भी किसी भी एटम को एक्साइट करते हैं, एक शेल से दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं, तो आप लाजमन कुछ ना कुछ एनर्जी उसको दे के भेजते हैं। जब वो आप फोटॉन एनर्जी का दे के भेजेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में चला जाएगा, और अब जब वो इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा, ठीक है, तो एग्जैक्टली उतनी एनर्जी का फोटॉन रिलीज़ होगा जो आपने उसको पहले एब्जॉर्ब करवाया था। इसका मतलब आपने जितनी एनर्जी दी उतनी ही आपको रिवर्स में वापसी मिल गई, तो एनर्जी तो कंजर्व रही। ऐसा तो नहीं है कि आपने एनर्जी दी नहीं थी और मिल गई, या दी कम थी और मिल ज़्यादा गई। जितनी एनर्जी दे के आप एक्साइट करेंगे वापसी में उतनी ही एनर्जी का फोटॉन रिलीज़ होगा, सो एनर्जी इज़ कंजर्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फिफ्थ, व्हाट इज़ मेंट बाय अ लाइन स्पेक्ट्रम? एक्सप्लेन हाउ लाइन स्पेक्ट्रम कैन बी यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पहली बात तो ये 3 किस्म के स्पेक्ट्रम्स आपने पढ़े हैं, लाइन स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है जैसे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, ये लाइन स्पेक्ट्रम में आता है। अब ये लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, व्हेन अ गैस इज़ एक्साइटेड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के अलावा भी तरीके होते हैं वैसे, लेकिन जब आप गैस को एक्साइट करते हैं तो जो वेवलेंथ्स एमिट होती हैं, द स्पेक्ट्रम ऑफ एमिटेड रेडिएशन इज़ इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट, शार्प एंड पैरेलल लाइंस। इस तरह के स्पेक्ट्रम का नाम क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम, जिसकी डायग्राम आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, जो फर्स्ट वाला है इसको कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है फर्स्ट वाला, जो वाइट लाइट का होता है। जो आप सेकंड वन देख रहे हैं ये लाइन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं इसको। क्यों? इसमें आप देख रहे हैं 4 लाइंस। हाइड्रोजन जो है ये 4 विजिबल कलर्स एमिट करता है जब ये गैस डी एक्साइट होती है। ठीक है, तो इस किस्म के स्पेक्ट्रम का नाम क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम।
तो ये तो था पहला हाफ क्वेश्चन का। अगले हाफ में इसने पूछा है हाउ लाइन स्पेक्ट्रम कैन बी यूज़ फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इसका आंसर ये है कि जैसे हाइड्रोजन के बारे में मैंने बताया कि ये 4 विजिबल कलर्स एमिट करता है। अगर कोई हाइड्रोजन के अलावा और एलिमेंट है जैसे ऑक्सीजन है तो वो ज़रूरी नहीं है वो कोई 4 कलर एमिट करे, वो कोई 5 कलर 6 कलर एमिट कर सकता है। इसी तरह कोई और एलिमेंट है तो वो कोई 2 कलर एमिट कर सकता है, या ये कह लें अगर एक एलिमेंट है वो 4 कलर्स ही एमिट करेगा, लेकिन वो 4 कलर्स हाइड्रोजन के एमिट किए गए 4 कलर से डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो बात बताने का मकसद ये है कि हर एलिमेंट की ख़ास प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो कितने कलर्स एमिट करेगा और कौन कौन से कलर यानी वेवलेंथ एमिट करेगा। तो पहला पास्टुलेट हमारा ये ईच लाइन कोरस्पोंड टू अ डेफिनेट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। अगला पॉइंट है ईच एलिमेंट हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ वेवलेंथ, मतलब 4 हैं, 5 वेवलेंथ हैं, 6 वेवलेंथ हैं, हर एक की ये महसूस होती हैं। तो इस बिना पे आप क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन फॉर द पाससेंस सीरीज़। अच्छा, पाससेंस सीरीज़ जो है जिसका आप फार्मूला देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो किसी भी सीरीज़ में आपने लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी हो तो उसका तरीका ये होता है कि जो भी यहाँ पे नंबर लिखा हो यानी जिस शेल में ट्रांजिशन होनी है थर्ड शेल, आपने उससे एक नंबर ज़्यादा यहाँ पुट कर देना n की जगह। नेक्स्ट नंबर क्या है 3 के बाद 4, तो हमारा फार्मूला ये बनेगा 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 1/3² माइनस 1/4²। ये आपकी एक्सरसाइज का ना न्यूमेरिकल भी है। तो आप जब ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह ये जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है ना, इसी तरह एक होती है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड करना। ये भी आपकी बुक में न्यूमेरिकल भी दिए हुए हैं। ठीक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए आपने क्या करना होता है, n की वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट पुट कर देनी होती है। ठीक है, और जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, उसके लिए n की वैल्यू हमेशा आपने p+1, ये p मैं किसको कह रहा हूँ, वो जो नंबर आपको दिया होता है, मसलन पाससेंस सीरीज़ थी 1/λ इज इक्वल टू RH 1/3² माइनस 1/n²। इसमें ये जो चीज़ है 3, इसको p कह लें। तो जब ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपने मालूम करनी है तो p+1 यानी जो वहाँ पे लिखा हो 3 4 उसमें एक ऐड करके, जब ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मालूम करनी हो तो n की वैल्यू हमेशा किसी भी सीरीज़ के लिए क्या यूज़ की जाएगी, इन्फिनिटी। ये एंट्री टेस्ट के MCQs भी हैं, तो आप इस पर गौर करना ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट इज़ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हुज काइनेटिक एनर्जी इज़ 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी आपकी बुक का एक न्यूमेरिकल है जिसमें आपने वेवलेंथ फाइंड करनी। डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है H/mv। H प्लैंक्स कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है। आज आके जो बात मालूम करने वाली है वो क्या है, वेलोसिटी। तो पहले हमने ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अप्लाई करके क्या फाइंड कर ली, वेलोसिटी, और वेलोसिटी की ये वैल्यू आप पुट करेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ वाले फार्मूले में, जिससे आपके पास वो वेवलेंथ आ जाए। ठीक है जी, जो कि 1.1 × 10⁻⁻10 मीटर है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड इट्स 2 पास्टुलेट्स। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है ये 2 तरह की है, एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है और एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अच्छा, जो खाली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है इससे मुराद पता क्या है कि हर चीज़ जो मोशन में है वो रिलेटिव स्टेट में है, यानी कोई चीज़ मेरे लिहाज से मोशन में है तो आपके लिहाज से रेस्ट में भी हो सकती है, या मेरे लिहाज से उसकी कुछ वेलोसिटी है, आपके लिहाज से कुछ और वेलोसिटी है। इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब इसमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वो है ऐसी थ्योरी, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच ट्रीट्स प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग इनर्शियल यानी नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस इज़ कॉल्ड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके 2 पास्टुलेट्स हैं। अच्छा, ये आइंस्टाइन ने पेश की थी 1905 में। 2 पास्टुलेट्स उसने बताए मेन, द लॉज ऑफ फिज़िक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप यहाँ पे हैं, स्पेस में हैं, अगर किसी भी इनर्शियल फ्रेम में हैं तो जो लॉज यहाँ ज़मीन पे एप्लीकेबल हैं वो किसी दूसरे फ्रेम में भी एप्लीकेबल होंगे।
सेकंड पास्टुलेट इसका बड़ा मशहूर है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम कह लें, स्पेस कह लें, या वैसे जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सेम है तमाम ऑब्जर्वर्स के लिए, वो चाहे रेस्ट में हो चाहे मूव कर रहे हों। आम तौर पे ये होता है, गाड़ी है उसकी वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर है, तो जो बंदा रेस्ट में है उसके लिहाज से उसकी वेलोसिटी 100 ही होगी, लेकिन जो ऑब्ज़र्वर मोशन में है उस ऑब्ज़र्वर के लिहाज से 100 नहीं होगी, वेलोसिटी कम या ज़्यादा हो सकती है। मतलब कहने का ये है कि आम चीज़ों की जो वेलोसिटी है वो किसी ऑब्ज़र्वर के लिहाज से कुछ और किसी दूसरे ऑब्ज़र्वर के लिहाज से कुछ और वैल्यू की होती है, लेकिन जो लाइट की स्पीड है ये तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम है, विच इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसकी वजह यह है कि इतनी ज़्यादा है कि इसका हमारी स्पीड से कंपैरिजन ही नहीं, किसी ऑब्जर्वर से इसका कोई कंपैरिजन नहीं, तो इसको हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं स्पीड ऑफ लाइट को। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द मैस एनर्जी रिलेशन। एनर्जी मैस रिलेशन आइंस्टाइन का एक और बड़ा कारनामा था, बहुत फेमस इक्वेशन है, और जितनी ये फेमस है उतना ही इसको लोग और स्टूडेंट्स गलत इंटरप्रेट करते हैं। जनाब, जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा तो एनर्जी बन जाएगा। तो गुजारिश ये है कि अब अभी तक आज तक कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव ही नहीं कर सका, तो इसको इक्वेशन का फ़ायदा ही कोई नहीं फिर। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं, मतलब इसका ये है कि एनर्जी और मैस जो है एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं, और जब भी आपने कभी ये देखना हो कि इतना मैस मसलन 1 kg मैस कितनी एनर्जी के इक्वलेंट है, तो ये इक्वेशन अप्लाई करें। या कन्वर्सली आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास 100 जॉल एनर्जी है तो उसको अगर मैस में कन्वर्ट किया जाए तो कितना मैस बनेगा, ये भी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कि कितनी एनर्जी कितने मैस के इक्वलेंट, या वाइस वर्सा कितना मैस कितनी एनर्जी की इक्वलेंट हो सकता है। तो इसको कहते हैं जी मैस एनर्जी रिलेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ कैन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन सो मैनी लाइंस व्हेन हाइड्रोजन कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक है लेकिन ये बड़ी सारी लाइंस। अच्छा, लाइंस से मुराद क्या है कि ये बहुत सारी वेवलेंथ एमिट कर सकता है। अच्छा, बहुत सारी वेवलेंथ जो एमिट करता है हाइड्रोजन, इस वजह से है कि इलेक्ट्रॉन इसका एक ही है लेकिन उसके ट्रांजिशंस के तरीके कई हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं ये डायग्राम में कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बाज़ का सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में ट्रांजिशन करता है, बाज़ का थर्ड शेल से फर्स्ट शेल में, फोर्थ से फर्स्ट शेल में, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये कहाँ से ट्रांजिशन कर रहा है, किस शेल में, वो डिफरेंट वेवलेंथ एमिट होंगी। अच्छा, ये तो था जब किसी भी शेल से फर्स्ट शेल में आए। ये भी तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन का वो थर्ड से सेकंड शेल में आए, वहाँ से डेफिनेटली वो नीचे आएगा लेकिन हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। या फोर्थ से सेकंड में आए, फिफ्थ से सेकंड में, सिक्स से एंड सेवन से, इसी तरह फोर्थ से थर्ड में आए, फिफ्थ से थर्ड में आए, एंड सो ऑन। मतलब ये है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक है लेकिन उसके ट्रांजिशन करने के तरीके बहुत ज़्यादा हैं। किसी भी शेल से वो किसी भी शेल में ट्रांजिशन करके आ सकता है। तो इन तमाम ट्रांजिशंस के दौरान जो वेवलेंथ्स एमिट होंगी, जो लाइंस एमिट होंगी, वो डिफरेंट होंगी। इसलिए इलेक्ट्रॉन एक है लेकिन इसकी जो वेवलेंथ्स एमिट की जाती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से दैट द एटम इज़ एक्साइटेड। एटम एक्साइटेड आप खुद जानते हैं कि उससे मुराद क्या है। किसी भी एटम के एक्साइट होने से मुराद ये है कि उस एटम का इलेक्ट्रॉन अपनी नॉर्मल पोजीशन से, बिलफर्ज वो इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट शेल में था तो वो फर्स्ट शेल को छोड़ के किसी भी हाई एनर्जी लेवल में पहुंच गया। तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी नॉर्मल स्टेट से हाई एनर्जी लेवल पे पहुंचा होगा, इसको कहते हैं एटम एक्साइटेड हो गया। ये एक्साइटेड स्टेट हाईली अनस्टेबल स्टेट होती है। इलेक्ट्रॉन वहाँ एक्साइटेड स्टेट में या हाई एनर्जी लेवल में जा ज़रूर सकता है लेकिन वहाँ स्टे नहीं कर सकता, उसने फिल फोर वापस आना ही आना। ठीक है, तो वापसी आने को हम कहते हैं वो डी एक्साइट हो गया। उसके बाद 12th क्वेश्चन है जी, विच हैज़ अ लोअर एनर्जी क्वांटा, रेडियो वेव्स और एक्स रेज। तो फिर वही वेवलेंथ के लिहाज से देख लें, फार्मूला आपके सामने hc/λ। रेडियो वेव्स का तो एक्स रे के साथ कंपैरिजन ही नहीं है। रेडियो वेव्स नीचे जाके कहीं आती हैं, मतलब विजिबल पोर्शन जो मैंने पहले भी बनाया था, 7 कलर्स हैं,
ठीक है। इसके नीचे इंफ्रारेड आएंगी, फिर कहीं नीचे जाके तो रेडियो वेव्स का नंबर आएगा, ठीक है। जबकि इसके अल्ट्रा वायलेट के ऊपर आती ये वायलेट के ऊपर आती हैं अल्ट्रा वायलेट, फिर एक्स रेज़ और फिर गैमा रेज़। यानी एक्स रे से ज़्यादा एनर्जी वाली सिर्फ गैमा रेज़ हैं, बाकी तमाम जो रेज़ हैं या वेव्स हैं वो इससे लो एनर्जी की हैं। तो रेडियो तो बहुत कम एनर्जी की एक्स रेज़ के मुकाबले में। वो आपने इस फार्मूले का रेफरेंस दे के तो आंसर दे देना है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन इतने थे जी। जो लॉन्ग क्वेश्चन है डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर इन दोनों को नोबेल प्राइज़ भी मिला था और इन्होंने साबित किया था कि इलेक्ट्रॉन की जो है वो वेव नेचर डिस्प्ले कर सकता है। मज़े की बात यह कि डी ब्रोगली को ये हाइपोथेसिस पेश करने पे नोबेल प्राइज़ मिला, क्या कि पार्टिकल्स वेव नेचर डिस्प्ले कर सकते हैं। और डेविसन और जर्मर और एक और साइंटिस्ट था जीपी थॉमसन, जॉर्ज पैजेट थॉमसन, इनको एक्सपेरिमेंटली साबित करने पे ये नोबेल प्राइज़ मिला। डी ब्रोगली का जो हाइपोथेसिस था इन तीन बंदों ने, डेविसन, जर्मर और जीपी थॉमसन ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया, उनको भी नोबेल प्राइज़ मिल गया। इसका बी पार्ट है क्वेश्चन का, डिस्क्राइब द इनर शेल ट्रांजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अहम है और ये एंट्री टेस्ट में एमसीक्यूज़ के हवाले से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जाना जाता है। उसके बाद है जी व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ 2 फोटॉन्स प्रोड्यूस हुए। ये 19th चैप्टर का न्यूमेरिकल है जो यकीनन आपने किया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डिस्कशन पसंद आई होगी। जहाँ समझ ना आई हो आप वीडियो को पॉज करके रिवर्स करके बार बार देख के तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अगर कोई जहन में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।